अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जी चाइना के विजिट पर हैं और वो वहां से क्या हासिल करके आएंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहा यही जा रहा है कि शायद एक बार फिर सी पैक के ऊपर काम करने की कोशिश की जा रही है। सी पैक को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइनीज वर्कर्स के लिए बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो भी ऑर्डर कर दी गई हैं, जो कि जल्दी पाकिस्तान पहुंच भी जाएंगी। तो उस चीज को लेकर भी यकीनन नवाज शरीफ साहब गए होंगे कुछ चाइनीज गवर्नमेंट को समझाने, सिखाने या मनाने, जो भी समझ लीजिए। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, क्योंकि पहले उनको हटा दिया गया था सदारत से, यानी वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं रहे थे और उसका रीजन यही था कि उनके पर कई तरह के केसेस बनाए गए थे और ये कहा गया था कि अगर किसी के ऊपर केसेस हो तो वो किसी भी पार्टी को लीड नहीं कर सकता, किसी भी पार्टी का वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लिए भी और यही सारा रूल चल रहा था जो बाकी पार्टीज के लिए था। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब को जो है पार्टी की सदारत से हटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर नवाज शरीफ को दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन बनाने के लिए बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि दोबारा से वो अपनी पार्टी के सदर जो है वो बन पाएंगे। वैसे आजकल इमरान खान साहब भी पीटीआई के सदर नहीं है, हालांकि पहले इमरान खान साहब थे, मगर जब इमरान खान के ऊपर केसेस बने तो उसके बाद जो है हमने ये देखा कि ऐसा होना जो है वो रुक गया और उसके बाद इमरान खान की जगह कई दूसरे नाम सामने आए। खैर ये तो आप जानते ही हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके साथ ये अप डाउन चलते ही रहते हैं पाकिस्तान में। बात अगर हम करें एक बार फिर शर्जील मेमन साहब की, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन है, किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन साहब का ये कहना है। अब पूछना ये था कि आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जो बहुत सारे चोर डाकू और क्या कुछ हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है और उनके ऊपर आप कब एक्शन करेंगे? शर्जील मेमन साहब अगर ये बता दें तो बहुत अच्छा होगा, वरना तो एक टाइम हमने वो भी देखा था जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के ऊपर एक्शन हुआ करता था, यानी कभी पुलिस के लोग जा रहे हैं तो कभी एफपीआर के लोग जा रहे हैं, कभी टैक्स का पूछा जा रहा है। तो उस वक्त शर्जील मेमन साहब भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बात करेंगे हम राना सनाउल्लाह की, मुफाहमत हो या मजम्मत का बयान किसी की मंजूरी नवाज शरीफ ही देंगे। जी हाँ, यानी कि अगर मफाहमत का बयान होगा या मजम्मत का, चाहे किसी की मजम्मत करनी यानी किसी की बात को ना मानना हो, प्रोटेस्ट करना हो, चाहे किसी के साथ एग्री होना हो, दोनों सूरतों में नवाज शरीफ साहब ही डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। ये कहना है जी राना सनाउल्लाह का। राना सनाउल्लाह भी एक बहुत मंझे हुए और बहुत काबिल किस्म के पॉलिटिशियन में से हैं पीएमएलएन के। और कई लोग तो मेरे कई भारतीय दोस्त भी जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब की बहुत तारीफ करते हैं और उनका कहना ये है कि अगर कोई पॉलिटिशियन है तो एक दो लोगों में जिनका नाम आते हैं और उनमें जरदारी साहब भी हैं, लेकिन साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब की भी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग जो है मैंने देखी है कि वो जी भारत में भी मौजूद है। हम बात करें एक बार फिर अमेरिका की पाकिस्तान से ताल्लुक मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश। जी हाँ, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक है उसे मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। यानी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ईरान के साथ हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिसका कई दिनों से एक हंगामा था और लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पाकिस्तान ईरान के साथ सैंक्शंस के बावजूद काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। लेकिन जाहिर है वार्निंग भी दी गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उससे लग ये रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तंग परेशान या फिर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का उनका शायद इरादा नहीं है, जब भी उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ अपने टर्म्स को बहुत अच्छा और बेहतर बनाएंगे। हम बात करते हैं एक बार फिर भारत की। जी हाँ, भारत की बात करें और हम आपको ये बताते चलें कि इंडिया और ओमान जो है
वो कोई ट्रेड डील जो है साइन करने जा रहे हैं, और ये कुछ ही मंथ्स के अंदर ये डील जो है ये फाइनलाइज हो जाएगी, और दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी कि ओमान और इंडिया, ओमान और भारत भी कह सकते हैं वैसे, ओमान और भारत जो है दोनों कंट्रीज मिलकर जो है वो ट्रेड के ऊपर काम करेंगी। उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट को के ऊपर भी काम किया जाएगा, जो मिडिल ईस्ट टाइज जो बनाई जा रही हैं भारत की तरफ से, यकीनन उसके ऊपर भी जो है वो काम किया जाएगा। और ये जी आज ही ये न्यूज़ जो है वो चल रही है, काफ़ी हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं, न्यूज़पेपर भी प्रिंट कर रहे हैं, और यकीनन भारत एक के बाद एक कई कंट्रीज़ के साथ, जिसमें गल्फ़ की कंट्रीज़ भी शामिल हैं, वो अपनी ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, और यकीनन इसी से उनको जो है पैसा भी मिलेगा, और टर्म्स भी ज़ाहिर है बनते चले जाते हैं। पाकिस्तान को भी ज़रूरत सी बात की है कि किसी तरीके से, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों, चाहे वो मिडिल ईस्ट की हो, चाहे वो कह लीजिए कि साउथ एशियन कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, सभी के साथ पाकिस्तान को ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये एक बड़ी लंबी डिबेट है कि आखिर हम किस तरह से कर सकते हैं, वो तो यकीनन कोई बहुत एक्सपर्ट्स होंगे वही बता पाएंगे, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से निकल कर, अभी चाहे पूरी तरह से ना निकल पाए, लेकिन कुछ कमी तो की जा सकती है आईएमएफ से पैसा मांगने में, या वर्ल्ड बैंक के सामने नाक रगड़ने में, कि हम थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन ट्रेड शुरू करें, ताकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर हों। बाकी जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, जो एजेंसी के लोग बैठे हैं, जो आर्मी के लोग बैठे हैं, उनको लोग जो मर्जी कह लें, लेकिन उनकी वजह से कई जो हमारे, बल्कि सारे ही जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो बहुत तकलीफ में है, वो बहुत परेशान है, और उनको देखते हुए यकीनन कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो खाओ पियो पार्टी है, ये अपना खाना पीना थोड़ा कम करे, और थोड़ा सा ट्रेड वगैरह शुरू करे, ताकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। बात करेंगे हम शहबाज शरीफ साहब की। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रियाद जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, सऊदी अरब जाने की तैयारी है, और कहा यह जा रहा है कि जी वहां पर ना सिर्फ ये कि गजा के बारे में बात होगी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इसराइल और गजा के बीच में जो एक टेंशन और जो एक जंग चल रही है, उसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब वहां पे भाषण देंगे। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही शहबाज शरीफ साहब आखिर क्या भाषण देंगे। मतलब ये कि अभी तक हमने अपनी इकोनॉमी पे तो कोई काम किया नहीं है पाकिस्तान में। जब भी कोई गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ मांगे तांगे पे ही चली है, चाहे उन्होंने चाइना से मांगा हो, चाहे सऊदी अरब से मांगा हो, या किसी भी दूसरी कंट्री से मांगा हो। हमने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी काम करने के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम इस जंगल में से, हम इस भीख मांगने वाले जो हमारे एक ट्रेडिशन बन चुका है उसमें से निकल सकें। तो अब बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया गया है रियाद में, और रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो है जब पहुंचेंगे शहबाज शरीफ साहब, तो न जाने क्या बातें करेंगे। लेकिन ये कि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ये वही बात ना शुरू कर दें कि देखिए मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मजबूरी है। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को इस किस्म की बात भी करते हुए हमें दिखाई दे, मगर ये है कि ये बात या उनका वो क्लिप जो है बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि आप ये मत समझिए कि मैं भीख मांगने आया हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो अब जहां भी शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो यकीनन पाकिस्तान के साथ साथ जो कंट्री इनवाइट करती है, जिस कंट्री में वो जा रहे होते हैं, और जो बाकी कंट्रीज जो वहां पर पहुंच रही होती हैं, उस किसी भी इवेंट को जो है अटेंड करने के लिए, वो यकीनन शहबाज शरीफ साहब का नाम देख के घबरा जाते होंगे, डर जाते होंगे कि पता नहीं अब ये क्या मांगने वाले हैं, और ये न जाने अब हमसे क्या कहेंगे। लेकिन खैर, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ये अच्छी बात है कि वो किसी बात पे कोई खास शर्मिंदा नहीं होते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मांगते हैं, और पाकिस्तान में यकीनन इसी तरह के लीडर्स की जरूरत है जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मांगे। इसलिए कि अगर कोई शर्माने वाला लीडर आ गया तो हो सकता है पाकिस्तान को सही ट्रैक पे ले आए, पाकिस्तान को कमाने पे लगा दे, पाकिस्तान का कहे कि वाकई में ट्रेड होनी चाहिए, पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर पे काम होना चाहिए, पाकिस्तान में फैक्ट्रीज ओपन होनी चाहिए। लेकिन कैसे? इसलिए कि जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाए थे, जिनका ख्याल ये था कि चले जी सोलर पैनल लगाने से हमारी फैक्ट्रीज चल जाएंगी, और हमें जो बार बार लोड शेडिंग फेस करनी पड़ती है, बड़े बड़े बिल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उससे बच जाएंगे और काम भी चलता रहेगा। उन लोगों के लिए खुशखबरी तो गवर्नमेंट दे ही चुकी है कि जी अब वो सोलर पैनल्स जो है उसके ऊपर भी जाहिर है कि टैक्स लगने वाला है, और ऐसा वैसा टैक्स नहीं होगा, ठीक ठाक किस्म का टैक्स होगा। गोल्ड की प्राइस एक बार फिर बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। बताया ये जा रहा है कि जी एक तोला सोना जो है
वो तकरीबन 2,45,000 का आ रहा है। यानी कि मेरे जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हमने कोई गोल्ड खरीदना है। लेकिन क्या है, सब लोग मेरे जैसे नहीं रहते, बहुत अमीर-अमीर लोग भी रहते हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल गोल्ड प्राइस जो है वो बहुत खौफनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है और हमें यही बताया जा रहा है कि जी तुसी सब्र करो, इतना परेशान मत हुआ करो, कोई ख़ास बात नहीं है। इस तरह की बातें बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ में होती रहती हैं। ख़ैर, बात करेंगे हम एक बार फिर जो है वो मुल्क की और इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब की बात करने में हम आपको ये भी बताते चले कि जी मुल्क में तबाही का जिम्मेदार एक शख्स है इस वक्त और वो जेल में है। जी हाँ, ये कहना है मुल्क के एक और पॉलिटिशियन साहब का, और उनके साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जी इमरान खान को ही वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हर किस्म की प्रॉब्लम्स का, और हर किस्म की चीज के लिए एक ही आदमी उनको दिखाई दे रहा है और उसका नाम वो इमरान खान बता रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर इमरान खान को लाया कौन था, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया किसने था, हटाया किसने था, और इसी किस्म की कई चीजें जो हैं जिसमें कि जाहिर है कि कुछ खास लोगों के नाम आते हैं, वो लेते हुए लोग घबराते हैं। लेकिन खैर हम नहीं घबराते, और हम उम्मीद करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये बारी नहीं तो नेक्स्ट शो में हम आपको वो डिटेल्स भी बताएंगे और उन लोगों की ना सिर्फ नाम बताएंगे बल्कि उनकी पिक्चर्स भी दिखाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि पाकिस्तान का जो हाल है वो असल में किया किसने। इसलिए कि पब्लिक बेचारी तो आम सी पब्लिक यहाँ रहती है, जैसी सारी दुनिया में पब्लिक होती है वही पब्लिक यहाँ पर है। और जनता जिसकी कोई नहीं सुनता, और पब्लिक जिसको जिसका कोई बस नहीं चलता, वो पाकिस्तान में रहती है और बेचारी घुट घुट के जीने पे मजबूर है। लेकिन क्या किया जाए, कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। बात करेंगे हम एक बार फिर ईरान की ड्रोन इंडस्ट्री पर नई पाबंदियों का ऐलान। दिया नई सैंक्शंस जो है वो अमेरिका की तरफ से ड्रोन इंडस्ट्री पे ईरान की लगाई गई है, और ये यकीनन उसके बाद ही हुआ होगा। वो जो बड़े शौक से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे ना, इसराइल की तरफ जा रहे हो, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे आ रही थी ना न्यूज, जो टीवी चैनल्स पे न्यूज चल रही थी उसमें तो लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कर दिया ईरान ने। और साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी कई ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि ड्रोन से अटैक किया है ईरान ने इसराइल पे। और उसके बाद जब इसराइल ने किया तो ना कोई फुटेज आई, ना कोई पिक्चर आई, ना कोई फोटो देखी, बस कह दिया कि हाँ किया है, और उस पर सबने यकीन भी कर लिया। लेकिन बात सारी ये है कि ईरान और इसराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है उसके बाद सबको अच्छे से मालूम है कि अमेरिका जो है वो ऑफ कोर्स ईरान की तरफ नहीं है, उसके बजाय वो है इसराइल की तरफ। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत तो दोनों की तरफ ही है, और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि किसका साथ दें और किसको समझाएं, क्योंकि ईरान के साथ भी चाबहार पोर्ट पे काम करना है, ईरान के साथ भी ऑयल इंडस्ट्री में काम करना है, इसराइल के साथ जी याराना लगता है। तो भारत यकीनन इस वक्त ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दोनों दोस्त हैं और दोनों दोस्त जो हैं वो अपने तीसरे दोस्त यानी भारत की बात ना सुनते हुए अमन की तरफ मुश्किल से जा रहे हैं, या जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, और बार बार कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाता है। और अब अमेरिका ने जिस तरह की सैंक्शंस दोबारा लगाई हैं ईरान के ऊपर, तो यकीनन ईरान को तो बहुत गुस्सा आया होगा, और वो गुस्सा आया होगा ना सिर्फ अमेरिका पे बल्कि इसराइल के ऊपर भी यकीनन वो गुस्सा आया होगा। और अब देखते हैं कि वो आगे किस तरह से बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जी बहुत चर्चा है, बहुत कहना चाहिए बातचीत की जा रही है टीवी चैनल्स पे भी और कई जगह पे, जो हमने भी बात की थी। हार्ट सर्जरी जो की गई थी, हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया गया था इंडिया में पाकिस्तानी लड़की का, बहुत खुश है पाकिस्तानी, बहुत एक दूसरे से बड़ी तारीफें की जा रही है भारत की, और ये बिल्कुल फ्री किया गया था ये ऑपरेशन और सारा मेडिकल ट्रीटमेंट। उसको लेकर भी लोगों का ख्याल है कि अब यकीनन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और इतना बड़ा स्टेप जो भारत ने लिया है उस पर यकीनन भारत जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भारत की तारीफ कर देते हैं, मतलब बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करते हैं, जबरदस्ती की नहीं। लेकिन कोई काम अच्छा होता है तो डेफिनेटली की जाती है। लेकिन अगर आप लोग कुछ खास टीवी चैनल्स को देखकर और कुछ खास सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखकर अगर अपना माइंडसेट एक तरफ बना लेते हैं कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो मैं उनसे ये जरूर कहूंगी कि प्लीज सारे पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते, सब लोग अच्छे नहीं है तो सब लोग बुरे भी नहीं है। और ऐसा हर जगह होता है, हर कंट्री में होता है। हर पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान से नफरत नहीं करता, और हर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी से नफरत नहीं करता, ये भी एक बिल्कुल सच्ची बात है। हमें तो खैर जितने लोग भी मिले उनमें ज्यादातर अच्छे ही मिले। दो चार अगर
सही लोग नहीं भी मिलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे लोगों की भी बहुत जरूरत होती है सोसाइटीज में, जो हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, जो हर वक्त किसी ना किसी के लिए बुरा करने की कोशिश करते हैं, हर वक्त किसी ना किसी को जो है उनकी कोशिश होती है किसी को गिरा दें, किसी को बारे में कोई गलत बात बोल दें, किसी की इंसल्ट कर दें, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं ऐसा करने में वो खुद अपनी इंसल्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जिन किसी की इंसल्ट कर रहे होते हैं वो उसकी होती नहीं है। उसकी रीजन यही है कि आप अगर जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ जाएंगे तो उससे उसका तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ, आपके पोल जो है जरूर खुल जाते हैं, आपके अपना काम जो है, जो यकीनन आपका कोई ऑफिस काम है, कोई पढ़ाई लिखाई है, कोई और तरह की अगर आप जॉब करते हैं, वो करने से आप रह जाते हैं, क्योंकि सारा दिन बैठ के आप जो है ना सास बहू वाली सीरियल देख देख कर साजिशें तैयार कर रहे होते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ होता नहीं। बेहतर ये कि एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए बेहतर सोचें और बेहतर करें, तो ऊपर वाला, जो कि हर एक का ही कोई ना कोई ऊपर वाला होता है, तो वो आपकी भी मदद करता है और आपका काम भी बेहतर हो जाता है। ऐसे बैठ बैठ के मैं बोलूं कि जी वो ना उसने तो ऐसा कर दिया, वो ना उसने तो ऐसा कर दिया, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। खैर, ये भाषण मैं न जाने किसके लिए दे रही हूँ, लेकिन बस वैसे ही मेरे माइंड में आया था तो मैंने कह दिया। ये एक्चुअली मैं किसी को भी नहीं कह रही, मैं खुद को कह रही हूँ कि जाहिर है कि हर एक के साथ आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचें, तो फिर यकीनन आपके साथ भी अच्छा ही होगा। खैर, बारिशों का सीजन है, खूब बारिशें हो रही हैं जी। इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और 2 से 3 दिन हो गए हैं और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कभी तेज हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, लेकिन बारिश मुसलसल हो रही है। अब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ना डैम बने हैं, ना डैम बनाने की कोशिश की गई। हाँ, बेवकूफ जरूर बनाया गया और कहा गया इमरान खान के टाइम में भी कि वो डैम वाले बाबा आपको याद होंगे, जी हाँ, साकिब निसार साहब, जस्टिस साकिब निसार, जिन्होंने कहा था कि जी मैं डैम बनाऊंगा और डैम का फंड लेके, वो हो गए 9-11। इस वजह से पाकिस्तान में इस वक्त तो बारिशें हो रही हैं, लेकिन उस पानी को रखने का कोई तरीका किसी के पास भी नहीं है। और लग यही रहा है कि जब ये बारिशें खत्म होंगी उसके बाद जो है वो एक बार फिर हम उसी किस्म की हालत देखेंगे जो कि पहले थी पाकिस्तान में, यानी कि पानी नहीं है और उसकी वजह से वाटर शॉर्टेज की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। बलूचिस्तान में भी जी बहुत ज्यादा इन दिनों बारिशें हो रही हैं और बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि तेज बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से कई फसलें जो हैं वो भी खराब हो गई हैं। जी, बात अगर हम करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 24 घंटे में बारिशों से और सैलाब से वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड भी आया है बारिशों की वजह से, जिससे वहां पे काफी ज्यादा तबाही हुई है। गंदुम और टमाटर की फसलें जो हैं वो भी तबाह हो गई हैं। जी हाँ, इसका मतलब यही है कि गंदुम और टमाटर जो है एक बार फिर ना सिर्फ ये कि कम सप्लाई होगा, बल्कि उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। और इसी तरह की हालात जो है वो बलूचिस्तान में अक्सर होते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस साल भी बारिश इस तरह होती है, हम उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ ना सोचते हैं ना प्लान करते हैं, और अगला साल फिर उसी तरह से तबाही लेकर आता है जो पहले लाया था। और इस बार भी यही हुआ है, बलूचिस्तान में टमाटर और गंदम की फसल जो है वो तबाह हो गई है बिल्कुल बारिश और सैलाब से। और अब वहां पे इस वक्त तक बताया ही जा रहा है कि लास्ट 24 आवर्स में तकरीबन 5 लोगों की जानें भी गई हैं इस फ्लड और बारिश से। लेकिन जाहिर है कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पे हमारे लोगों को आवाजें कम ही जाती हैं, गवर्नमेंट भी कम देखती है, एस्टेब्लिशमेंट भी भूली रहती है। हाँ, जब कोई काम होता है उनसे, जब कोई अपना मतलब होता है तो पहुंच जाते हैं, वरना नहीं। और यही वजह है कि वहां के लोग काफी नाराज भी रहते हैं, प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं, और कई बार तो ये तक कह देते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान के भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते कि उन लोगों को भी आप वो फैसिलिटीज दीजिए जिसके वो हकदार हैं, जो मदद वो मांग रहे हैं, बजाय इसके कि उनको जोर जबरदस्ती के उनके ऊपर रोब झाड़ा जाए। खैर, यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।